क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सोमा मैम। बच्चों, हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज डाइजेशन, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वेरियस स्टेप्स of digestion. We have already learned about the need of digestion. Digestion क्यों ज़रूरी है, क्या कारण है कि हम लोगों को खाना पड़ता है, डेली हम लोग खाना खाते हैं, क्या कारण है कि डेली फोटोसिंथेसिस का होना ज़रूरी है। ये सभी बातों को हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे जो हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। तो हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जानेंगे कि रेस्पिरेशन का क्या रोल है हम लोगों के जीवन को चलाने के लिए, हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो दैट द न्यूट्रिएंट्स विच टेक इन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज प्रोटीन, दैट इज फैट्स, all nutrients we take in form of food, and these foods are breaking down in the small pieces by the process of digestion. Okay, and in the step of absorption of the digestion, all the nutrients are absorbed by our cells, and these absorbed nutrients can pass away from one cell to another cell by the help of blood, that is transportation system. तो ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पिछले बहुत दिनों से हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि डाइजेशन में जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हम लोग इंटेक करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उन बड़े मॉलिक्यूल को डाइजेशन की क्रिया में छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है बाय द डिफरेंट एंजाइम्स और केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उनके द्वारा इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तोड़ा जाता है। और जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें क्या होता है, ये सेल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फूड के द्वारा, फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को जो है एक सेल से दूसरे सेल में भेजा जाता है ब्लड के द्वारा। ठीक है, अब व्हाट अबाउट दिस absorbed nutrients, what will take place with these nutrients inside the cell, क्या होता है इन न्यूट्रिएंट्स के साथ, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने खाना खाया, खाना से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसे न्यूट्रिएंट्स को लिया। तो अब इन न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, कैसे ये एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, इसी प्रोसेस को, इसी कारण को, इसी चीज को हमको पढ़ना है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि सारे सेल में जो न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए, इन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन के द्वारा तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन के द्वारा जब ये न्यूट्रिएंट्स टूटेंगे तो एनर्जी लिबरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसी एनर्जी का हम लोग डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि रेस्पिरेशन मीन्स सांस का लेना और सांस का छोड़ना। क्या ये रेस्पिरेशन है, सांस का लेना और सांस का छोड़ना? नो, दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग, एंड ब्रीदिंग इज ओनली a step of respiration, whereas respiration is various chemical activities, various chemical and breakdown process which take place in different terms and different phases which we read in this topic. Okay, तो क्या होगा डाइजेशन के बाद? ये हम लोग जानते हैं कि डाइजेशन के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों ने लिया वो सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, और उस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का अब हम लोग जब सांस लेते हैं, जब रिस्पायर करते हैं, जब ब्रीथ करते हैं, तो एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। और ऑक्सीजन जब हमारे सेल तक पहुंचती है तो क्या करती है, इन न्यूट्रिएंट्स को, इन खानों को तोड़ने का काम करती है, जिसके द्वारा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी भी लिबरेट होती है, और वो एनर्जी इस रूप में स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और सेल के किस हिस्से में ये पहुंचती है, ये काम सेल के किस हिस्से में होता है, तो अभी जस्ट आप लोग 9th में पढ़ के आए हो, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो दिस टेक प्लेस इन द
माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. तो इसके बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे. तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन का नीड क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज कैटाबोलिक. वी ऑल नो अबाउट कैटाबोलिक. कैटाबोलिक और एनाबोलिक से मैंने आप लोगों को फर्स्ट दिन ही जब लाइव प्रोसेस में पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक से आप लोगों को बार बार भेंट होगी, इसीलिए कैटाबोलिक और एनाबोलिक के बारे में अच्छे तरीके से आप लोग जान जाइए. तो कैटाबोलिक का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्शन होना, ब्रेक होना, टूटना. तो रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक, exothermic and oxidative breakdown of food to release energy in the form of ATP. हर एक टर्म को समझिए. कैटाबोलिक क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट को इसमें तोड़ा जाता है. सो इट इज ए कैटाबोलिक प्रोसेस. व्हाई एक्सोथर्मिक? बिकॉज हीट इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस. एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है. एक्सोथर्मिक मीन्स रिलीज ऑफ हीट. तो इन द प्रोसेस ऑफ respiration heat is also released. So it is a exothermic process. And what do you mean by oxidative breakdown? Because the food stuffs, because the carbohydrate, protein or fats are break down by the help of oxygen. So it is known as oxidative breakdown of food. और इससे होता क्या है? To release energy in the form of ATP. Okay? It occurs inside the cells. It occurs inside the cell के अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है. इसीलिए इसको हम लोग और दूसरा क्या बोल सकते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. तो अगर आपको रेस्पिरेशन का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे. इस एक डेफिनेशन के द्वारा रेस्पिरेशन को हम लोग पूरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स द कैटाबोलिक, exothermic and oxidative breakdown of food to release energy in the form of ATP. Clear? ठीक है. अब it takes place inside the cell, it takes place inside the mitochondria, so it is also known as cellular respiration. Clear? अब respiration जो होता है इसको हम लोग इक्वेशन के द्वारा कैसे बताएंगे, किस तरीके से हम इक्वेशन के द्वारा डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन को. तभी मैंने बताया इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड इज एब्जॉर्ब, द न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब in our small intestine by the cells. Then this food plus oxygen, oxygen कहाँ से आया? We breathe oxygen and the oxygen comes from the environment and it takes part and it breaks, it takes part to breaking up of food. ये क्या करेगा? फूड को तोड़ने का काम करेगा. तो जो खाना हम लोगों ने डाइजेशन के प्रोसेस में जो खाना हमारे सेल ने एब्जॉर्ब किया, अब रेस्पिरेशन के द्वारा ऑक्सीजन उस खाने तक सेल में पहुंचेगा और क्या करेगा? उसको तोड़ेगा. किसमें तोड़ेगा? टू लिबरेट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. क्लियर? इसी को हम लोग केमिकल फॉर्मूला के रूप में सभी जानते हैं कि फूड जो है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में किस रूप में स्टोर रहता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो क्या हो गया ये? C6H12O6, the formula of glucose, plus 6O2. It is converted into 6H2O, 6CO2 and 686 kilocalorie joule energy. Clear? तो कितना सीक्वेंस में हमारी बॉडी चलती है, लाइफ प्रोसेस कितना सीक्वेंस में चल रहा है. हम लोगों ने खाना खाया, खाना छोटे छोटे टुकड़ों में बटा, खाने में हम लोगों ने जो न्यूट्रिएंट्स खाया उसको सेल ने एब्जॉर्ब कर लिया. अब हम लोग ब्रीथ किए, ब्रीथ करने के बाद ऑक्सीजन उस सेल तक पहुंची और ऑक्सीजन ने क्या किया? उस खाने को, उस न्यूट्रिएंट्स को तोड़ने का काम किया. क्यों तोड़ने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए और जब तक वो टूटेगी नहीं तो एनर्जी लिबरेट नहीं करेगी. तो ऑक्सीजन क्या करेगी? उस ग्लूकोज को तोड़ देगी और ग्लूकोज टूटने से क्या क्या बनेगा
बच्चों? तो ग्लूकोज अगर टूटेगी तो वो बनेगी, वो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा? अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटेगा तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? ये भी क्वेश्चन आता है। तो 686 किलो कैलोरी जूल एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि एटीपी के रूप में अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया रहा है तो आप क्या लिखोगे? तो देन 38 एटीपी और 686 किलो कैलोरी इज रिलीज बाय कंप्लीट ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से को अगर तोड़ा जाएगा, द कंप्लीट ब्रेकडाउन, इफ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, देन इट लिबरेट 38 एटीपी एनर्जी। ओके, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, रेस्पिरेशन का इक्वेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो सबस्ट्रेट के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट द रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। देन व्हाट डू यू मीन बाय सबस्ट्रेट? तो सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जिस पर कोई की केमिकल रिएक्शन एक्ट होता है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब होता है वो मटेरियल जिसको ऑक्सीडाइज्ड होना है, वो मटेरियल जिसको कि जिस पर कि ऑक्सीजन को वर्क करके तोड़ना है, जिस पर कि ऑक्सीजन काम करके उसको तोड़ेगा, तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर? यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि जो खाना हम लोगों ने खाया वो सेल में स्टोर है, अब ऑक्सीजन वहां तक पहुंचेगा, उसको तोड़ेगा। तो किस खाने को ऑक्सीजन को तोड़ना है उस पर डिपेंड करते हुए दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। कौन कौन से? तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट energy on the basis of respiratory substrate. The respiration is of two types. क्या क्या है वो दो चार तरह के रेस्पिरेशन? तो that are floating respiration and protoplasmic respiration. फिर से एक बार, on the basis of respiratory substrate respiration is of two types, floating respiration and protoplasmic respiration. Then what do you mean by floating respiration? तो जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, समझ में आ रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब? वो सबस्ट्रेट जिस पर कि एक्ट करके ऑक्सीजन को, जिस पर एक्ट करके उसे तोड़ना है और एनर्जी लिबरेट करनी है, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या फैट हो तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग कैसा रेस्पिरेशन कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। फिर से एक बार, when the respiratory substrate is carbohydrate or fat, then this type of respiration is known as floating respiration, and it is most common type of respiration। क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोगों के सेल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फूड स्टफ्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट या फैट के रूप में स्टोर रहते हैं, तो ज़्यादातर ऑक्सीजन को इन्हीं दोनों को तोड़ना पड़ता है और एनर्जी लिबरेट करनी पड़ती है। इसीलिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या फैट ना होकर प्रोटीन हो, देन दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्लियर? ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो होता है बहुत ही रेयर होता है। इसलिए रेयर होता है बिकॉज इट इज वेरी हार्मफुल टू आवर सेल्स, बिकॉज व्हेन ऑक्सीजन एक्ट ऑन द प्रोटीन then ammonia is formed, and ammonia is very harmful for our cell. So this is very rare type of respiration and it is very harmful for our body and for our cell. ठीक है? तो there are these are two types of respiration, floating respiration and protoplasmic respiration. The most common type of respiratory substrate is glucose. इसको स्टार बनाकर लिख लीजिएगा कि सबसे कॉमन जो कि मैंने अभी बताया कि ज़्यादातर जो है न्यूट्रिएंट्स वो ग्लूकोज के रूप में ही सेल में जो है वो स्टोर रहते हैं, और ज़्यादातर रेस्पिरेशन जो होता है वो ग्लूकोज पर ही ऑक्सीजन एक्ट करता है, ग्लूकोज को ही तोड़ता है। इसीलिए द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। ठीक है? तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप्स, रेस्पिरेशन का नीड, रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन। ठीक है? अब
हम लोग जानेंगे कि मोस्ट कॉमनली आप लोगों का ये होमवर्क है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आप लोगों का डिफरेंस एग्जाम में पूछता है। खैर होमवर्क देकर मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 या 3 बच्चों को छोड़कर होमवर्क कोई पूरा नहीं करता, इसीलिए मैं इसको करवा दे रही हूँ। तो लिखिए डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो आप लोग 2 कॉलम बना लेंगे। 2 कॉलम आपको बनाना है। एक तरफ आप लिखिए ब्रीदिंग, एक तरफ आप लिखिए रेस्पिरेशन। एक तरफ लिखना है ब्रीदिंग, दूसरे में आपको लिखना है रेस्पिरेशन। ओके, कॉलम बन गया। अब एक एक करके हमें पॉइंट्स लिखना है। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन डिफरेंस है जो हमारे जहन में आता है वो क्या, ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग हम लोग जब सोए रहते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं, जब हम लोग बैठे रहते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं, जब हम दौड़ते हैं तब भी ब्रीथ करते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए क्या करना है, सिर्फ सांस को लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है, यानी कि एयर इनटेक एंड एयर आउटसाइड इनकम को बाहर निकालना होता है। तो ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग इज ओनली ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस क्रिएट होते हैं। ये बहुत सारे जो है स्टेप्स को से होकर गुजरता है, इसीलिए रेस्पिरेशन क्या होगा, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज भी इसमें होते हैं। सो इट इज बायो केमिकल प्रोसेस। क्लियर। अब दूसरा कौन सा होगा जो हम लोगों के जहन में आता है, तो प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग में क्या करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड दूसरा पॉइंट इनटेकिंग of oxygen and release of carbon dioxide outside। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऊपर मैंने आपको लिखाया था, इट इज ए ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड स्टफ्स और इट इज ए ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड। तो ये क्या होगा, दूसरा पॉइंट आप लिखिए, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का काम होता है, ऑक्सीजन ब्रेक करती है फूड स्टफ्स को। तो ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन जब फूड का हो जाता है तो उससे क्या होता है, टू रिलीज एनर्जी। तीसरा क्या होगा कि ये ब्रीदिंग होता कहाँ है और रेस्पिरेशन होता कहाँ है। तो ब्रीथ कहाँ होता है, लंग्स में होता है। जो भी हवा हम लोग लेते हैं नाक के द्वारा आगे भी पड़ेंगे, वो कहाँ पहुँचता है, प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में पहुँचता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेक्स प्लेस इन लंग्स। टेक्स प्लेस इन लंग्स, whereas रेस्पिरेशन जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये कहाँ होगा, तो ये होगा साइटोप्लाज्म एंड
माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन ब्रीथ कहाँ होता है? लंग्स में होता है। ठीक है, अब क्या ब्रीदिंग के लिए किसी भी एंजाइम की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इसमें सांस लेना है और सांस छोड़ना है। तो चौथा पॉइंट क्या होगा? एंजाइमेटिक एक्शंस आर एब्सेंट, या एंजाइमेटिक एक्शंस are absent, whereas in respiration enzymatic actions are present. ओके, अब ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इनका स्पीड कैसा होता है? तो ब्रीथ जो हम लोग करते हैं कंटिन्यूअसली करते हैं, एक बार को भी ब्रीदिंग रुकती नहीं है। तो ब्रीदिंग जो है वो फास्ट प्रोसेस है, वेयरएज जो रेस्पिरेशन है वो स्लो प्रोसेस है। तो लिखिए, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज fast, whereas the mechanism of respiration is slow. So this is all about the difference between breathing and respiration. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ये भी पूछता है। ये भी आप लोग लिख लो, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फिर से कॉलम बनाना है आपको। एक तरफ आप लिखोगे ब्रीदिंग, एक तरफ आप लिखोगे रेस्पिरेशन और दूसरे तरफ आपको लिखना है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे रेस्पिरेशन, इधर लिख लो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस सबसे पहला मेटाबॉलिज्म के दृष्टि से, ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने चर्चा की है इसकी कि रेस्पिरेशन में टूट रहा है, फोटोसिंथेसिस में खाना बन रहा है, रेस्पिरेशन में खाना टूट रहा है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अनुसार ये कैसा प्रोसेस होगा? कैटाबॉलिक होगा। ये कैसा प्रोसेस होगा? एनाबॉलिक होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस because in it the food stuffs are break down with the help of oxygen, whereas photosynthesis is anabolic process because glucose is manufactured in this process. ठीक है, अब दूसरा, इसमें कैसा होगा और इसमें कैसा होगा? फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या यूज करती है और रेस्पिरेशन में हम लोग क्या इनटेक करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जबकि इसका उल्टा फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट रिसीव करता है, उसके बदले में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो क्या होगा प्रोसेस? तो दिस इज ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। Whereas फोटोसिंथेसिस कैसा होगा? तो दिस इज कार्बोक्सिलेटिव प्रोसेस। ठीक है,
कैटाबॉलिक एक्टिविटी के अनुसार रेस्पिरेशन इज कैटाबॉलिक whereas photosynthesis is anabolic, whereas on the basis of process it is oxidative process because in respiration we intake oxygen and we release carbon dioxide, whereas in photosynthesis the plant receives CO2 whereas it releases O2, so it is carboxylative process. Next, breakdown उसमें क्या होता है? इसमें ब्रेकडाउन किसका होता है? तो इसमें फूड स्टफ्स टूटते हैं और क्या क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वाटर देते हैं और एनर्जी लिबरेट होती है। उसके जस्ट इसके विपरीत इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? इसमें ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये बनाता क्या है? ऑक्सीजन बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और वाटर को रिलीज करता है। इसमें हमको सबसे पहले लिखना है इसका जो है फॉर्मूला, इसका जो है इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने लिखा था, इसको यहाँ इक्वेशन आप लिख देंगे 3 नंबर में 6 C6H12 O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6H2O प्लस 6 CO2 plus energy. This is the equation of respiration. Whereas photosynthesis का क्या equation था? तो 6 CO2 plus 12 H2O ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर ये क्या बनाएगा? ये बना देगा ग्लूकोज C6H12 O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is the equation of photosynthesis. ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ये कार्बोक्सिलेटिव प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो टूट कर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुटकर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लास्ट बॉडी वेट का क्या होगा? तो बॉडी वेट रेस्पिरेशन में डिक्रीज करता है, जबकि फोटोसिंथेसिस में बॉडी वेट इंक्रीज करता है। तो चौथा और लास्ट पॉइंट, बॉडी वेट decreases whereas photosynthesis में body weight increases। ठीक है। तो दो चीजें हम लोगों ने जाना, दो चीज की ब्रीदिंग जो कॉमन ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। ये दोनों ही डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और हम लोगों ने जाना कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, ये हम लोगों ने आज के टॉपिक में जाना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेस्पिरेशन के नेक्स्ट टाइप को देखेंगे, दैट इज एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसके साथ ही हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे और रेस्पिरेशन के बारे में आगे और बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले एक होमवर्क ये है कि आपको अपने नोटबुक में कंबशन और रेस्पिरेशन के बीच में जो है डिफरेंस वो लिख लेना है एनसीईआरटी के द्वारा, और जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है उसको पूरी तरह से एनसीईआरटी से फॉलो करके उसका क्वेश्चन आंसर आपको बनाते चले जाना है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने दो डिफरेंसेस पढ़ा, तीसरा डिफरेंस आपको घर में जाकर लिखना है। घर में आपको बैठकर रेस्पिरेशन और कंबशन के बीच अंतर को, डिफरेंस को अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब रेस्पिरेशन का नेक्स्ट लेक्चर, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग अगला बात करेंगे कि नेक्स्ट टाइप रेस्पिरेशन का क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय एंड सेफ, स्टे होम एंड सेफ।